गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं तापायनिक उत्सर्जन के बारे में, थर्मोनिक एमिशन के बारे में और रिचर्डसन-डसमान समीकरण के बारे में कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन समझाता हूँ मैं आपको कि ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है, धातु है। इसको हम क्या करते हैं, ताप देते हैं, ठीक है, ऊष्मा देते हैं, दिया ऊष्मा देते हैं तो ये गर्म होती है और इसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, देखो, जब धातु को, मेटल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब धातु को गर्म किया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? इस प्रक्रिया को, या ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इससे सिंपल तो डेफिनेशन कुछ हो नहीं सकती इसकी, जो मैंने बताई है, गर्म करो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दैट इज कॉल्ड तापायनिक उत्सर्जन। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है आगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप एक बात समझना, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है, धातु है। ठीक है, धातु में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारे पास क्या है, धातु ही है ये वाली, और इसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं हमारे पास। परमाणु कैसे बनाते हैं, नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की क्या है, स्ट्रक्चर है। क्लियर है? फिर इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। दूसरा परमाणु ये नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत समझना है ना। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये भी न्यूक्लियस है। ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे जिसमें हमारे पास नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि ये जो धातु होती है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या है, बस ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये परमाणु में से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये आ गया बाहर। यहाँ से भी क्या निकल गया, ये बाहर निकल गया ऊर्जा पाकर, ये घूम रहा है। यहाँ से भी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा पाकर ये ऐसे। बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो परमाणु में से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। परमाणु में से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और चालक में अनियमित गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। और जब ये ऐसे घूमते रहते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये चालक से बाहर नहीं जा पाते हैं। ये कहाँ घूमते रहते हैं, केवल चालक में। ये नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता है। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। उत्सर्जन तो तभी होगा ना इलेक्ट्रॉनों का, जब धातु में से बाहर आ जाए। लेकिन धातु में से बाहर नहीं आता है, ये इसी धातु में, इसी मेटल में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ये अभी तक हमने पहले की क्लासों में भी कई बार डिस्कस किया है।
क्लियर है ये बात। अब देखो हमें क्या करना है भाई, इसको इसमें से बाहर निकालना है। ठीक है, इसमें से इसको क्या निकालना है, हमारे पास बाहर निकालना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और किस में घूमते रहते हैं, धातु में घूमते रहते हैं। तो ये जो हमारे पास किसी भी परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये क्या कहलाता है, हमारे पास आयन कहलाता है। अब जानते होगे, बहुत पढ़ा होगा आपने, है ना। क्या कहलाते हैं ये? आयन। ये भी आयन, ये भी आयन, ये भी आयन, ये भी आयन। परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन त्याग दे, फिर वो परमाणु क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। धातु में तो वो बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन है, ये आयन है। अब क्या होगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इन पर ये जो आयन होते हैं ना, इनका आकर्षण बल होता है, इनका आकर्षण बल होता है। ये केवल इसी में मुक्त करते हैं, बाकी इसको खींच के रखते हैं। ये इसको क्या करते रहते हैं? खींच के रखते हैं। इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनों की। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस चालक में एक विभव रोधिका होती है। क्या होती है? विभव रोधिका होती है, जो किसको बाहर नहीं निकलने देती है, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देती है। यानी इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों पर अंदर से ऐसे पकड़ के रख रखा है, किसने? आयंस ने, कि इलेक्ट्रॉन को ये बाहर नहीं जाने देगा, ये इसको बाहर जाने ही नहीं देगा, ये इसको खींचता है, पकड़ के रखता है, भाई मेरे पास ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाने देगा। ये उसे हम बोलते हैं क्या? विभव रोधिका बोल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा ही बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर 10 वोल्ट है, ये इसकी विभव रोधिका है, स्थितिज ऊर्जा है। अब भाई इसको बाहर निकलना है धातु में से, तो इससे ज़्यादा ऊर्जा लेगा ही, कोई बाहर से खींच ले, इससे ज़्यादा ऊर्जा दे दो इलेक्ट्रॉन को, तो वो धातु से निकल जाएगा। लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती है, और इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? इसमें ही मुक्त गति करता रहता है। आ गई बात समझ में? मुक्त गति करता रहता है, निकलने नहीं देता है। तो सबसे पहले हम इन बातों को लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या कि धातु में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। क्लियर है? क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये परमाणु से अलग हो जाते हैं, जब तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये परमाणु से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये परमाणु से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। परमाणु में से तो निकल गए, हो गए ना अलग, परमाणु से अलग हो जाते हैं, लेकिन चालक को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन चालक को छोड़कर नहीं जाते हैं। आ गई बात समझ में? यानी रहते तो चालक में ही है। क्यों? ऐसा क्यों होता है भैया? ये अंदर ही रहेगा, यहाँ से बाहर आ जाए धातु में से, ऐसा क्यों होता है? ये भी लिख देते हैं। क्योंकि धातु के पृष्ठ के निकट, क्योंकि धातु के पृष्ठ के निकट आयनों के आकर्षण बल के कारण, आयनों के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा
इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनों को कौन पकड़ के रखते हैं, आयन। स्थितिज ऊर्जा तभी मिलती है हमारे पास, पकड़ के रखते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरे रूप में हम यूँ कह सकते हैं, अन्य रूप में हम क्या कह सकते हैं कि धातु के पृष्ठ पर एक विभव रोधिका यानी पोटेंशियल उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देती है, जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने नहीं देती है। आ गई बात समझ में? किसको बाहर निकलने नहीं देती है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, देखो ये मैंने आपको क्या दिखाई थी, धातु, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखो ये अब ये धातु समझ लो आप, है ना। धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर होते हैं, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। इसका मतलब होता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग ऊर्जा होती है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं परम शून्य ताप की, यानी 0 केल्विन ताप पर जो इस धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा रखता है ना, जो इलेक्ट्रॉन के पास अधिकतम ऊर्जा होगी 0 केल्विन ताप पर, उसे बोलते हैं हम क्या, फर्मी ऊर्जा बोलते हैं। 0 केल्विन ताप पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास जो अधिकतम ऊर्जा होती है ना धातु में, उसे क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी बोलते हैं, फर्मी ऊर्जा बोलते हैं। ये मैंने ऊर्जा दिखाई है किस में, इलेक्ट्रॉनों में, इलेक्ट्रॉनों की जो कि किस में है, धातु में है, मेटल में है। किस में है, धातु में है और मेटल में है। अब देखो ये EF है, ये इलेक्ट्रॉन के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जो इसमें क्या कर रहे हैं, मुक्त गति कर रहे हैं, स्वतंत्र गति कर रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉनों को किसने पकड़ रखा है, आयंस ने पकड़ रखा है, आकर्षण बल है, जिसके कारण यहाँ पर एक विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। विभव रोधिका मतलब ऊर्जा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कितनी, EB, कितनी ऊर्जा है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पास है 7 वोल्ट ऊर्जा है, या 7 ऊर्जा है, 7 जूल ऊर्जा है। ठीक है, इतनी एनर्जी है हमारे पास। अब यहाँ EF कितनी है, 7, अधिकतम मैक्सिमम ऊर्जा ये हो सकती है इलेक्ट्रॉनों के पास। अब ये जो चालक है ना, इसकी विभव रोधिका यानी इसकी ऊर्जा, पकड़ने की ऊर्जा कितनी है, ऐसे समझ लो EB है, विभव रोधिका बोलते हैं जिसे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकल सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास तो इतनी ऊर्जा है, और ये धातु की विभव रोधिका ये है EB। अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लें, कितना, EB माइनस EF। EB तो क्या है, टोटल अधिकतम विभव रोधिका है, और EF अधिकतम ऊर्जा है। EB माइनस क्या, EF। क्लियर है? EB माइनस EF, अगर ये ऊर्जा मिल जाए ना हमारे पास, किसको, ये ऊर्जा मिल जाए, इतनी ऊर्जा होती है विभव रोधिका, इतनी इलेक्ट्रॉन के पास होती है। अगर हमारे पास इन दोनों का अंतर मिल जाए
तो Eb माइनस EF मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, धातु में से बाहर निकल सकता है। Eb वो ऊर्जा है, वो विभवरोधिका का मान है, अगर इतनी ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, धातु में से बाहर निकल जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन के पास होती कितनी है, जैसे Eb मान लो 10 है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है 7 है, यानी EF कितनी है 7, Eb कितनी है 10। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को दे दे कितनी ऊर्जा 10 माइनस 7 3 और मिल जाए तो वो इतनी विभवरोधिका को पार कर जाएगा और क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो न्यूनतम ऊर्जा होती है ये, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है इसे धातु का कार्यफलन भी बोलते हैं हम। क्लियर है? तो देखो परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा यानी कि क्या, मैक्सिमम एनर्जी किसके तुल्य होती है, EF के तुल्य होती है। किसके तुल्य होती है, EF के तुल्य होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन को कितनी मिल जाए, Eb, तो वो बाहर निकल जाएगा। कितनी चाहिए उसे, Eb माइनस EF चाहिए, जिसे कार्यफलन कहते हैं। EF क्या होती है, EF, और दूसरा वर्ड आ रहा है EB। तो EF क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर है, यानी कि अधिकतम ऊर्जा होती है जिनके पास। और EB क्या है, विभवरोधिका की ऊंचाई है। इतनी ऊर्जा तो चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाए, धातु से बाहर निकल जाए। क्लियर है ये बात? अब तक तो ये बात बार बार रिपीट हो गई, तो आपके क्लियर हो गई होगी। तो इतनी ऊर्जा हमें चाहिए। अब देखो कितनी ऊर्जा चाहिए, EB माइनस EF, अंतर निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। EB माइनस EF वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है, एनर्जी है, वह न्यूनतम ऊर्जा है, एनर्जी है, जो धातु से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हो, आवश्यक है भैया, आवश्यक है। ये क्या कहलाती है हमारे पास, परम शून्य ताप पर धातु का क्या कार्यफलन कहलाता है। परम शून्य ताप पर धातु का कार्यफलन कहलाता है। क्लियर है? तो EB माइनस EF वह न्यूनतम ऊर्जा है जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, धातु का कार्यफलन बोलते हैं। अब देखना, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा अलग अलग है। क्लियर है? देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा कम, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा, उससे ज़्यादा ऊर्जा, उससे ज़्यादा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कितनी होती है, EF होती है। क्लियर है ये बात? और इन दोनों का अंतर अगर ऊर्जा और मिल जाए तो वो धातु में से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक गति करते हैं, तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है ना वो P है। संवेग होता है उनका, मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉनों का, और संवेग क्या होता है, P = mv होता है। तो यहाँ पर मैं वेग कितना मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ। फिर हम ऊपर गए, क्योंकि यहाँ ऊर्जा में चेंज आ रहा है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो हमारे पास संवेग होगा ना वो चेंज होगा, P + dP होगा।
ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ जो संवेग होगा ना वो कितना होगा, P प्लस dP होगा। यहाँ संवेग कितना है, P, ऊपर जाएंगे अंतर आएगा या नहीं आएगा, संवेग में बिल्कुल आएगा, ऊर्जा में अंतर आया, P प्लस dP है। और वेग कितना होगा, V प्लस dV मान लिया मैंने, कितना मान लिया, V प्लस dV। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है P है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है P प्लस dP है। P संवेग से लेकर P प्लस dP संवेग तक हम इलेक्ट्रॉनों की क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं, प्रति एकांक आयतन में निकाल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, घनत्व बोलते हैं। तो देखो फर्मी डिराक के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर, नहीं छोड़ने वाली ये पीछे अभी तो। फर्मी डिराक के अनुसार, अब सीधा फॉर्मूला चेप देंगे, किसके अनुसार है, जो फर्मी डिराक के अनुसार है। ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनका संवेग P से लेकर P प्लस dP है। संवेग जानते हैं P इज इक्वल टू mv है, तो हम V पकड़ लेते हैं। V से लेकर, जिनका वेग V से लेकर V प्लस dV है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है प्रति एकांक आयतन में, वो हम किसकी हेल्प से समझा रहे हैं, फर्मी डिराक के अनुसार समझा रहे हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार समझा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, जिनके वेग, जिनकी वेलोसिटी। अब देखो धातु में इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय दिशाओं में गति करते हैं, x, y, z। तो वेग अभी मैंने कहा v से लेकर v प्लस dv, तो तीनों घटक ले लें, जिनके वेग vx, जिनके वेग vx व vx प्लस dvx, ठीक है, vy, अब तीनों घटक मान रहा हूँ, vy प्लस dvy, vz व vz प्लस dvz है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने वाली है, ध्यान से देखना, बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर आप पास कर चुके हो। क्या होता है, dn इज इक्वल टू, फीलिंग आएगी, देखो जैसे आपने पढ़ा है, 2m³ अपॉन h क्यूब, 2m³ अपॉन h क्यूब, dvx dvy dvz अपॉन, फर्मी डिराक के अनुसार दे रहे हैं तो नीचे फलन होगा क्या, एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर e माइनस ई एफ अपॉन के बी टी, ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1। ये फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनके वेग v से लेकर v प्लस dv तक है, और तीनों घटक vx से लेकर vx प्लस dvx, vy से लेकर vy प्लस dvy, और vz से लेकर vz प्लस dvz। अब इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक बात ध्यान देना, जो तापायनिक उत्सर्जन हो रहा है, तापायनिक उत्सर्जन यानी कि धातु को हम क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है, गर्म कर रहे हैं। तापायनिक उत्सर्जन में केवल वे ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तापायनिक उत्सर्जन में केवल वे ही इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे भाई, धातु को गरम करते हैं, गरम करने पर उनको ऊर्जा मिलती है और वो धातु में से बाहर निकल जाते हैं, तो कब निकलेंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। ये अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की किसके पास होती है, अधिकतम ऊर्जा EF होती है। इससे बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास होगी ना, वो आसानी से इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि विभव रोधिका क्या होती है, EB इतनी ऊर्जा रोकती है। जिसके पास EF से बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है ना इलेक्ट्रॉनों की, वो फटाफट निकल जाते हैं, वो फटाफट निकल जाते हैं। कब, जब धातु को हम क्या देते हैं, ताप देते हैं। तो ध्यान रखना, तापायनिक उत्सर्जन में केवल वे ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा की तुलना में क्या हो, कंपैरिजन में क्या हो, अधिक हो। ठीक है, फर्मी ऊर्जा की तुलना में क्या हो, अधिक हो। यानी कि हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि देखो E माइनस EF इज ग्रेटर देन क्या, KBT। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E माइनस EF अपॉन KBT इज ग्रेटर देन 1। जिनकी ऊर्जा, देखो इसको EF को इधर ले जाओगे प्लस आ जाएगा, तो E ग्रेटर देन EF प्लस KBT। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E माइनस EF इज ग्रेटर देन KBT होना चाहिए। ठीक है, E ज़्यादा है किससे, EF से। E माइनस EF अपॉन KBT ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो क्योंकि E में से EF घट रहा है और KBT का भाग, तो ये E की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसी कंडीशन में जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, E माइनस EF अपॉन KBT, ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये 1 को हम नगण्य मानकर क्या कर देंगे, नेगलेक्ट मानकर छोड़ देंगे। तो dN की जो वैल्यू आएगी ना, वो 2m³ अपॉन h³ dVx dVy एंड dVz अपॉन क्या, एक्सपोनेंशियल, इसको नेगलेक्ट मानकर छोड़ देते हैं, एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन क्या बनेगा, KBT बन जाएगी ये इक्वेशन, बिल्कुल बन जाएगी। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो dN इज इक्वल टू 2m³ अपॉन h³, इसको ऊपर लेके गए तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल, और कैसा बन रहा है, नेगेटिव E माइनस EF अपॉन KBT बन जाएगा, इनटू dVx dVy एंड dVz बन जाएगा, dVx इंटू dVy इंटू dVz बन जाएगा। और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। क्लियर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन हाँ पूछा जाता है, आ सकता है, MSc में भी पढ़ोगे, इसलिए कराना पड़ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, किसकी बात कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। अब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अगर वो गति कर रहे होते हैं, तो उसमें केवल कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी E इज इक्वल टू हाफ mv² होती है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, EF फर्मी ऊर्जा होती है, अधिकतम ऊर्जा जो होती है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। फिर इसे हम लिख सकते हैं हाफ m, इसके 3 घटक होते हैं, Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। तो ऊर्जा या एनर्जी के 3 घटक Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² होते हैं। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो dN इज इक्वल टू 2m³ अपॉन h³
और ये एक्सपोनेंशियल है, माइनस आ रहा है ई अपॉन के बी टी। तो माइनस ई अपॉन के बी टी, ई के कितने मान हैं, ई के 3 मान हैं, वी एक्स स्क्वायर वाला, वी वाई स्क्वायर वाला और वी जेड स्क्वायर वाला। तो तीनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। पहले देखो ये प्लस में है, ये तो ई तो हो जाएगा माइनस का और ई एफ हो जाएगा प्लस का। तो एक्सपोनेंशियल नीचे डिवाइड है के बी टी से, तो सबसे पहले ई एफ लिख लेता हूँ, पॉजिटिव हो रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन क्या, के बी टी। एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन क्या, के बी टी बन जाएगा। फिर उसके बाद ई की वैल्यू रखता हूँ, देखो ई की वैल्यू रखता हूँ, एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू रखेंगे हम, ये फर्स्ट टर्म बनेगी, ये बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। माइनस आ रहा है, माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म में ई की वैल्यू एम वी स्क्वायर, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, के बी टी, और यहाँ 2 है तो ये बनेगा 2 के बी टी। ठीक है, गुना कर लेना बस, मल्टीप्लाई करना तो जानते हो ना, नहीं जानते तो क्या रट लेना। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल, अब वही नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ई से, ई के दूसरा कौन सा मान है, वी वाई वाला, तो माइनस आ रहा है, एम बाहर है ही, एम बाहर ये है, वी वाई स्क्वायर भी है अपॉन 2 के बी टी। और थर्ड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। बन रहे हैं नहीं बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कितने घटक हो गए हमारे पास, 3 घटक ये भी आ रहे हैं क्या, डी वी एक्स, डी वी वाई एंड डी वी जेड आ रहे हैं। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या निकल रही है हमारे पास, संख्या निकल रही है। अब आगे देखना नेक्स्ट क्या करते हैं हम। जब इतना हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसमें एक कंडीशन लेते हैं कि माना जो धातु है ना वो एक्स वाई, या हम ले लेते हैं वाई जेड तल में है, वाई जेड तल में है। ठीक है, तो आप ये जानते हो एक्स वाई एंड जेड। अगर धातु वाई जेड तल में है, यहाँ रखी हुई है, ठीक है, कौन से तल में रखी हुई है, वाई जेड तल में है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स में। ऐसे रखी हुई है धातु, ये वाई ये जेड, तो परपेंडिकुलर तीसरा कौन सा होता है, लंबवत, एक्स अक्स। ऐसे है ना, ऐसे तो समझाते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पर तीसरा लंबवत एक्सिस जेड एक्सिस। तो ये जो धातु है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ऐसे जाएंगे सीधे, कौन से एक्सिस में जाएंगे, एक्स एक्सिस में जाएंगे। ठीक है, वाई जेड तल में है, एक्स अक्ष इस तल के क्या होता है, एक्स अक्ष क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है एक्स एक्सिस। ठीक है, धातु पृष्ठ से केवल वे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यहाँ से जाएंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिनका वेग किस दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है, देखो धातु, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, कि धातु पृष्ठ से केवल, धातु पृष्ठ से केवल वे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अभी हम केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई और जेड की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स दिशा में कौन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिनके एक्स दिशा में, जिनके एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, जिनके एक्स डायरेक्शन में ऊर्जा विभव रोधिका, रोकने वाली ऊर्जा कितनी, ई बी
एक्स डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन धातु में से निकलेंगे जिनके पास ऊर्जा Eb से ज़्यादा होगी, वो ही निकल के जाएंगे हमारे पास। Eb से अधिक होगी वो ही इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलने वाले हैं, बाहर निकलने ला रहे हैं। विभव रोधिका से जिनके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी वो तो निकल जाएगा। कौन सी दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान रख लेना y और z जो हैं वो उसमें नहीं निकल पाएंगे, केवल एक्स अक्ष की। तो अगर एक्स अक्ष की दिशा में निकल रहे हैं, एक्स अक्ष की दिशा में निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए केवल x घटक होगा, x घटक होगा। अब y से नहीं निकल रहे हैं, जैसे ये है y है, ना तो ऊपर निकल सकते ना नीचे, y डायरेक्शन में नहीं निकल रहे हैं तो यहाँ बोलते हैं माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव ऊर्जा चाहिए, इसे नहीं निकल रहे भाई, बहुत ऊर्जा चाहिए। तो हम यहाँ पर कैसे हैं कि x घटक में तो निकल जाते हैं, y व z घटक कंपोनेंट माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक परिवर्तित होंगे। सर ये आप कैसे कह सकते हो, ये किसने कहा है, रिचर्डसन ने कहा है। ऐसा होगा नहीं होगा तो इसकी इक्वेशन जो है वो कहाँ जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी भाई, पढ़ेंगे नहीं फिर हम। तो वो जो समझा के गया है वो ही मैं बता रहा हूँ कि केवल एक्स अक्ष की डायरेक्शन में ही देखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या Vx व Vx प्लस dVx, पूरा दिमाग खा जाएगा रिचर्डसन, देखना भी। Vx व Vx प्लस dVx के मध्य है, यानी मध्य है जो इन वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, गतिशील इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल x डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन में क्या होगी, देखो अब लिख देंगे dnx, y और z की बात नहीं कर रहे हैं। 2m क्यूब अपॉन h क्यूब आ रहा था, ये आ रहा 2m क्यूब अपॉन h क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ये आ रहा था, एक्सपोनेंशियल ई एफ अपॉन के बी टी, ई एफ अपॉन क्या, के बी टी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल केवल x घटक देखना है, ये है माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। अब ये x घटक मैं लिख लेता हूँ डी वी एक्स। अब y और z जो है वो माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव तक चेंज हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में, वो उसमें निकल ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी कंडीशन में उनके वेग कितने हो सकते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। और ये लिख दो y वाली टर्म, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू डी वी वाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू डी वी जेड। ठीक है, ये एक्स एक्स की डायरेक्शन में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिनोट कर रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास रिचर्डसन समीकरण नहीं निकली है, किसके लिए, तापायनिक उत्सर्जन के लिए। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।